Good morning friends, myself Tahura Sheikh. I am taking your subject ऑपरेटिंग सिस्टम. हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे. आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड है. इंडेक्स ऑफ यूनिट 1 में क्या क्या कवर करना है हमें. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन होता गया वो देखेंगे. और लास्ट में देखेंगे जनरल कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और वो इंटरफेस बनता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करता है जो इंटरफेस के थ्रू यूज़र कंप्यूटर से कुछ काम ले सकता है. कुछ और डेफिनेशन देखें तो मोर कॉमन डेफिनेशन इज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर. इट मीन्स जब भी यूज़र कंप्यूटर को पावर ऑन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट हो जाएगा. ये तब तक रन होगा जब तक यूज़र कंप्यूटर को पावर ऑफ नहीं करता तब तक. इट मीन्स जितने भी टाइम तक यूज़र कंप्यूटर पे काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है वो सबको मैनेज करता है. वो प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, माउस, कीबोर्ड, एनी अदर हार्डवेयर, वो सब हार्डवेयर को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम is concerned with allocation of resources and services such as memory, processor, device and information. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए भी कंसर्न है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी, प्रोसेसेस, डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन को भी मैनेज करता है. मेमोरी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी जैसे कि पीसी में कहाँ पर कितने कौन से ड्राइव में कितनी मेमोरी अवेलेबल है, किसको कौन सी फाइल को कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है. प्रोसेसर्स, डिफरेंट प्रोसेसेस अगर एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है तो कौन सी प्रोसेस को पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, वो सब कुछ मैनेज करता है. देन डिवाइसेस, जो हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है वो सब डिवाइसेस को मैनेज करता है. देन इंफॉर्मेशन को, यूज़र को कब कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, यूज़र से ली हुई इन्फॉर्मेशन कहाँ पर कैसे सेव करनी वगैरह सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. The operating system include the programs to manage these resources such as I/O programs and file system. I/O programs means input output programs. Input programs means user जो input system को देता है वो, और आउटपुट मीन्स ऑपरेटिंग पीसी कंप्यूटर जो है वो आउटपुट यूज़र को देता है. वो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स यूज़र कीबोर्ड, माउस वगैरह से इनपुट देगा. डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर प्रिंटर्स, डेस्कटॉप वगैरह से आउटपुट लेगा. ये सारे आईओ प्रोग्राम्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो तो कीबोर्ड और माउस से आप इनपुट दे रहे हो. ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी में इंस्टॉल है इसलिए आप एमएस वर्ड से काम ले रहे हो, एमएस वर्ड में आप काम कर सकते हो और डेस्कटॉप पर आउटपुट देख सकते हो. वर्ड फाइल की प्रिंट आउट प्रिंटर से निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सी फाइल कहाँ पर कैसे सेव करनी, डिफरेंट ड्राइव्स में कितनी मेमोरीज अवेलेबल है, कितनी मेमोरीज ऑक्यूपाइड है, वो सब कुछ मैनेज करता है. द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूज़र कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे में एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो एनवायरनमेंट में यूज़र अपना काम कर सके, अपना टास्क कंप्लीट कर सके.
नाउ द नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूज़र इंटरफेस। आगे जैसे हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। एक इंटरमीडिएट है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरमीडिएट है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र जो है वो सिस्टम एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगा। दिस वे द यूज़र इज़ अ इंटरमीडिएट, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएटर है, कनेक्टर है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, कैन नॉट कंप्लीट एनी टास्क, कुछ भी काम नहीं ले सकता पीसी से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी में इंस्टॉल नहीं है। तो ऐसा भी कह सकते हैं अपने कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर पीसी एक एम्प्टी बॉक्स है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी इज़ ओनली एन एम्प्टी बॉक्स, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन कंप्यूटर। Now we see the functionalities of the operating system, task of the operating system। operating system के task कौन से हैं, functionalities कौन सी है। फर्स्ट वन इज़ मैनेजेस द फाइल्स एंड फोल्डर्स। जैसे हमने आगे देखा डिफरेंट ड्राइव्स में जो फाइल सेव है, डिफरेंट फोल्डर्स जो बने हुए हैं वो फोल्डर्स को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूज़र्स कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव करना चाहे तो वो सेव कर सकता है, ओपन करना चाहे तो उसको ओपन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। शेयर्स आउट द सिस्टम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा यूज़र को कहाँ पर कब किसको कैसे मेमोरी प्रोवाइड करनी। हैंडल्स द सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट्स द यूज़र। सिस्टम की जितनी भी एरर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है और यूज़र को जब रिक्वायरमेंट होती है तब यूज़र को अलर्ट मैसेज भी वो डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो और आप कोई वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हो, वो वेबसाइट आपकी सिस्टम के लिए, आपकी पीसी के लिए अगर हार्मफुल होगी तो वो फ़ौरन पॉपअप मेनू आपको बताएगा कि योर सिस्टम इज़ एट रिस्क, आपकी सिस्टम रिस्क पर है, आप गो बैक हो जाओ वेबसाइट से। दिस काइंड ऑफ अलर्ट मैसेज कैन गिव ऑपरेटिंग सिस्टम। अनदर एग्जांपल, आप वायरस वाली पेन ड्राइव पीसी से अटैच करते हो तो वो फ़ौरन अटैच करने के साथ ही वो बताएगा कि दिस पेन ड्राइव कंटेन्स द वायरस। दिस वे इट ऑल्सो मैनेज द सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम की सिक्योरिटी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अलाउज द सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। जितने भी सॉफ्टवेयर पीसी के अंदर इंस्टॉल है वो सारे सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है जितने भी हार्डवेयर पीसी के साथ कनेक्टेड है उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड आपके पीसी में एक सॉफ्टवेयर है, आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, MS वर्ड की फ़ाइल से आपको फ़ाइल को प्रिंट आउट निकालनी है प्रिंटर से, प्रिंटर हार्डवेयर है। आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर को MS वर्ड सॉफ्टवेयर प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और MS वर्ड की फ़ाइल प्रिंटर से प्रिंट आउट होकर बाहर निकलेगी। मूव्स द डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। यूज़र को अगर कोई डेटा हार्ड डिस्क में सेव करना हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा। अगर हार्ड डिस्क में से कोई डेटा रीड करना हो तो वो हार्ड डिस्क में से डेटा निकाल के यूज़र को प्रोवाइड करेगा। लोड्स एंड रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अगर आपको पीसी में कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो, लोड करने हो, रन करने हो, कोई गेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो, अदर कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए, रन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट्स। यूज़र जो भी इनपुट देता है पीसी को वो हैंडल्स करता है, पीसी जो भी आउटपुट्स देता है यूज़र को वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। रिकॉग्नाइजेस एंड इंस्टॉल्स पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल्स डिवाइस जो है वो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर हो सकते हैं। ये सारे पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस के ड्राइवर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। वो ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होने से ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि प्रिंटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है।
दिस वे ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि पीसी के साथ कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, कौन से डिवाइसेस के ड्राइवर्स इंस्टॉल किए गए हैं, कौन से डिवाइसेस के साथ पीसी को कम्युनिकेशन करना है. नाउ द नेक्स्ट वी सी द ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री. What were the computers like before operating system were invented? अब आपको क्वेश्चन होगा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट ही नहीं हुई थी तब कंप्यूटर्स कैसे थे, पर्सन्स कैसे कंप्यूटर के साथ काम करते थे. बिफोर OS, if you want to change what the computer was doing, you had to change how the wires were connected. आप इमेज में देख सकते हो, दो पर्सन है, ये जो वास्ट बॉक्स है ये एक्चुअल में कंप्यूटर है, और ये जो वायर्स वगैरह है ये इसके साथ वायर्स के साथ काम कर रहे हैं. मतलब आपको कंप्यूटर में कुछ चेंज करना हो तो मैन्युअली वो वायर के अंदर चेंज करना पड़ता था ऑपरेटिंग सिस्टम जब इन्वेंट नहीं हुई थी तब. लेटर इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द कंप्यूटर विथ पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप. पंच कार्ड, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की उसके अंदर मैग्नेटिक टैप और पंच कार्ड, जो आप इमेज में देख सकते हो, मैग्नेटिक टैप और पंच कार्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी गई कंप्यूटर को. इफ़ यू वांट टू रन अ डिफरेंट प्रोग्राम यू हैड टू वाइप आउट द फर्स्ट प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी एंड देन लोड अनदर प्रोग्राम इन मेमोरी. जब भी आपको डिफरेंट प्रोग्राम रन करना हो, यूज़र को जब डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करना हो तो पहले फर्स्ट प्रोग्राम वाइप आउट करना पड़े मेमोरी में से, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम लोड हो सकता था. टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम यू नीड अ बॉस प्रोग्राम. अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि जब यूज़र को एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स रन करने हैं, तो उसके लिए आपको एक बॉस प्रोग्राम चाहिए जो सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करे. सच अ बॉस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बॉस प्रोग्राम जो सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करता है वो प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. Microsoft's MS-DOS is one of the first operating system for the personal computer. जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे उसके लिए MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने जो इन्वेंट की वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी जहाँ पर माउस नहीं था. इंस्टेड यू हैड टू टाइप अ लॉट ऑफ स्पेशल कंप्यूटर कमांड्स. कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए आपको बहुत सारे कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, माउस वगैरह कुछ भी नहीं था. नाउ वी सी द 5 जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर. ये आप इमेज में देख सकते हो, पहले कंप्यूटर कैसे थे, फिर उसके बाद की जनरेशन में उसका लुक कैसा हुआ, फिर थर्ड जनरेशन में कैसा हुआ, फोर्थ जनरेशन में कैसा, और अभी फिफ्थ जनरेशन में. तो आप हैंड हेल्ड डिवाइसेस तरीके कंप्यूटर्स को देख सकते हैं. वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द कंप्यूटर जनरेशन इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड. जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन जो क्लासीफाई होती है वो मेनली क्लासीफाई होती है कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ की गई है उस पे से. इवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ क्लोज टाई विद द जनरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है वो क्लोजली टाई अप है इवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स आर हिस्टोरिकली टाइड. ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो दोनों टाई अप है. Now here is some true or false. जो अभी तक हमने देखा, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखी, दैन जनरेशन्स देखी, उसके ऊपर से कुछ ट्रू और फॉल्स है. OS is a program that manages the computer software. Guess true or false. Now the second is an operating system is an example of a system software. Guess true or false. OS function as a middleman between a hardware and a user. OS facilitate and monitors running of application programs. Guess the answers. I am waiting for the 2 minutes and then I will give the answers. Check your answers. First one is false, second is true, third is true, and the fourth is true. Now we see the major evolution of the operating system, जिसके अंदर
टॉपिक्स है वायरिंग अप प्लग बोर्ड्स, सेकेंड सीरियल प्रोसेसिंग, थर्ड बैच प्रोसेसिंग, फिर स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग, नेटवर्क प्रोसेसिंग एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. वायरिंग अप प्लग बोर्ड. वायरिंग अप प्लग बोर्ड में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज was used to write a computer instructions through wiring up plug boards. Plug boards control the basic functions of the computer. जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस थे वो प्लग बोर्ड कंट्रोल करता था. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे वायरिंग अप प्लग बोर्ड के थ्रू. यहाँ पर नो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का. नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप द एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई थी. नो ऑपरेटर्स वर रिक्वायर, ऑपरेटर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इसमें बहुत थी और मशीन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था. नाउ द सेकेंड इज सीरियल प्रोसेसिंग. दिस टेक्निक इज़ टू रनिंग अ सिंगल जॉब. जब भी आपको सिंगल जॉब रन करनी हो तो ये सीरियल प्रोसेसिंग, इट मीन्स सीरियल प्रोसेसिंग में सिंगल जॉब रन होती थी. ये टेक्निक में सिंगल जॉब रन होती थी. वर्किंग ऑफ अ सीरियल प्रोसेसिंग. अब देखेंगे सीरियल प्रोसेसिंग कैसे वर्क करता है. डेवलपर क्रिएट हिज और हर प्रोग्राम एंड पंचेस इट ऑन अ कार्ड. डेवलपर अपना प्रोग्राम क्रिएट करके कार्ड में पंच कर देता था. देन वो सबमिट कर देता था कार्ड डेस्क टू एन ऑपरेटर इन इनपुट रूम में जाके वो कार्ड सबमिट करता था. ही और शी रिजर्व मशीन टाइम ऑन अ साइन अप शीट. अब वो डेवलपर जो है वो मशीन टाइम को साइन अप करता था कि मुझे ये टाइम, इतना टाइम चाहिए, मतलब मशीन के पास से टाइम रिज़र्व कर देता था. ऑपरेटर सेट अप द जॉब एज अ शेड्यूल. ऑपरेटर जो है वो जॉब को शेड्यूल कर दिया उसने. ऑपरेटर कैरीज ओवर द रिटर्न्ड आउटपुट टू द आउटपुट रूम. दैन जो भी जॉब की प्रोसीजर हो गई उसके बाद आउटपुट रूम में रिटर्न किया गया. द डेवलपर विल कलेक्ट द आउटपुट लेटर. डेवलपर बाद में आउटपुट कलेक्ट कर लेगा. अब यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुई. नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं थी. Now we see the feature of a serial processing. User get access in series. FIFO, first in first out. जो यूज़र ने जो पंच कार्ड पहले सबमिट किया, जो प्रोसेस फर्स्ट आई वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले गया वो पहले बाहर आएगा. जो पहले इनपुट दिया गया उसका आउटपुट पहले बाहर आएगा. नाउ प्रोग्राम राइटिंग वॉज इम्प्रूव्ड. डिसएडवांटेजेस जो आगे की जनरेशंस में थे, प्रोग्राम राइटिंग जो था वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ. वेस्टेड टाइम ड्यू टू शेड्यूलिंग एंड सेटअप. अब यहाँ पर टाइम जो वेस्ट हुआ, जो शेड्यूलिंग सेटअप हुआ, वेस्टेड टाइम टू शेड्यूलिंग एंड सेटअप. जो भी जॉब को शेड्यूल करने के लिए जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है. ऑपरेटर्स जो है वो डेवलपर्स के पास से जॉब लेकर मशीन टाइम शेड्यूल करते हैं और फिर वो टाइम पे प्रोसेस रन होती है. इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वेस्टेड टाइम वाइल ऑपरेटर्स वॉक अराउंड द मशीन रूम. अब यहाँ पर ऑपरेटर को इनपुट रूम में जाके पंच कार्ड सबमिट करना पड़ता था. आउटपुट रूम में जाकर आउटपुट लेना पड़ता था. इट मीन्स इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम दैट ऑपरेटर वर्क इन अ इनपुट रूम देन वॉक इन अ आउटपुट रूम. नाउ द लास्ट इज लार्ज मशीन और प्रोसेस और आइडल टाइम. मशीन टाइम लार्ज था, प्रोसेस का आइडल टाइम ज़्यादा था. नाउ द नेक्स्ट इज़ बैच प्रोसेसिंग. वर्किंग ऑफ अ बैच प्रोसेसिंग. यहाँ पर एक इमेज है.
जिसके अंदर बताया गया है कि बैच प्रोसेसिंग कैसे वर्क करती है। दिस टेक्निक इज़ टू रनिंग अ बैच ऑफ जॉब। यूज़र जो है वो डिफरेंट जॉब्स देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो बैच की कुछ सिमिलैरिटी देखकर वो जॉब्स की कुछ सिमिलैरिटी देखकर वो बैच बनाते हैं और वो बैच एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दी जाती है। यूज़र डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। यूज़र कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता। ही और शी सबमिट द कार्ड डेस्क टू एन ऑपरेटर इन इनपुट रूम। जो कार्ड है वो इनपुट रूम में डेवलपर सबमिट करता है। ईच यूज़र ऑपरेट हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक punch cards and submits it to the computer operator. Each user prepares his job on an offline device like punch card. punch card पर यूज़र अपनी जॉब क्रिएट करता है और वो सबमिट करता है कंप्यूटर को। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद अ सिमिलर नीड आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। ऑपरेटर कैरीज ओवर द रिटर्न आउटपुट टू द आउटपुट रूम। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो भी ऑपरेटर है वो डिफरेंट जॉब्स की जो भी सिमिलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग बैच बनाएगा। वो बैच में नंबर ऑफ़ जॉब्स होती है और वो बैच को एग्जीक्यूशन के लिए आगे दिया जाता है। द प्रोग्रामर लेफ्ट देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर देन सॉर्ट्स द प्रोग्राम इन द बैच विद अ सिमिलर रिक्वायरमेंट। सिमिलर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स की बैच बनाता है। जॉब्स की बैच बनाकर वो सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। नाउ वी सी द बैच प्रोसेसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका एडवांटेज ये है, वंस द डेटा प्रोसेस इज स्टार्टेड द कंप्यूटर कैन बी लेफ्ट रनिंग विदाउट सुपरविजन। आपको सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की। एक बार डेटा प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यू कैन लीव द कंप्यूटर। Batch processing allows an organization to increase efficiency because a large amount of transactions can be combined into a batch rather than processing them in each individually. यहाँ पर efficiency बढ़ती है large amounts of transaction की because number of jobs are combined into a batch. सीरियल प्रोसेसिंग में कैसा होता था, सिंगल जॉब एग्जीक्यूट होती थी सीरीज़ के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीरीज़ के अंदर। और यहाँ पर कैसा है, डिफरेंट जो जॉब्स है उसको कंबाइन करके फिर सिमिलर जो जॉब्स है उसको कंबाइन करके बैच बनाकर फिर प्रोसेसिंग के लिए आगे दिया जाता था। इससे एफिशिएंसी बढ़ती थी। नाउ वी सी द डिसएडवांटेज, वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द प्रायोरिटी बिटवीन द जॉब्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने डिफरेंट जॉब्स जो सिमिलर थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी वो जॉब्स की एक बैच बना दी थी। फिर दूसरी जो डिफरेंट जॉब्स थी उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखकर आपने दूसरी बैच बना दी थी। अब ये ऐसे कितनी सारी बैचेस रेडी हुई, अब वो बैचेस में कौन सी बैच को पहली प्रायोरिटी देना एग्जीक्यूशन के लिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ यूज़र विथ अ कंप्यूटर। यहाँ पर भी यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता कंप्यूटर के साथ। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड जॉब। यूज़र और जॉब के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। CPU इज़ ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ मैकेनिकल IO डिवाइस इज़ स्लोअर दैन मशीन। कितनी ही टाइम तक CPU आइडल स्टेट में रहता है, कुछ भी काम नहीं होता उसके पास, बिकॉज जो IO डिवाइसेस है उसकी स्पीड कम है CPU की स्पीड से। डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पर बैचेस को। टाइम डिले बिफोर द वर्क इज़ प्रोसेस्ड और रिटर्न्ड। टाइम डिले होता है। नाउ वी सी स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग। एड अप स्पूलिंग टेक्निक्स टू सिंपल बैच प्रोसेसिंग। जो सिंपल बैच प्रोसेसिंग है उसके अंदर थोड़ा ऐड अप करके स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग बनाया गया। स्पूलिंग इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट अटैम्प्ट था स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग। नाउ वी सी द वर्किंग ऑफ द स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग। स्पूलिंग peripheral operations online. It is the ability to read jobs, print jobs output while the processor executes the job. Spooling batch processing में it is the ability to read the jobs
प्रिंट जॉब्स आउटपुट वाइल द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द जॉब। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है। दे कैन रीड जॉब्स फ्रॉम द कार्ड टू डिस्क, डिस्क में से जॉब्स को रीड कर सकता है। प्रिंट द जॉब्स फ्रॉम द डिस्क टू द प्रिंटर, जो भी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, प्रिंटर है और एनी अदर आउटपुट डिवाइसेस, वो हार्ड डिस्क से जॉब्स को लेकर प्रिंट कर सकता है। यूज्ड इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये टाइप ऑफ ये जो स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग है वो ज़्यादातर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में यूज़ होती है। विथ स्पूलिंग एवरी टाइम अ करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क इज़ कम्प्लीटेड अ न्यू टास्क इज शिफ्ट फ्रॉम द स्टोरेज, नया टास्क स्टोरेज में से लिया जाता है। नाउ एम्प्टी पैनल एंड एग्जीक्यूटेड बाय द OS। यहाँ पर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस आर अवॉइड CPU आइडल टाइम बिटवीन द बैचेस ऑफ जॉब। जैसे हमने आगे देखा कि वहाँ पर CPU कितनी ही टाइम तक आइडल स्टेट में रहता था बैच प्रोसेसिंग में, बिकॉज ऑफ जो IO डिवाइसेस की जो स्पीड थी वो स्लोअर थी CPU की स्पीड से। यहाँ पर ये जो बैच प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज में कन्वर्ट हो गया कि CPU का जो आइडल टाइम था वो अवॉइड हुआ। इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम, आउटपुट ऑफ जॉब वॉज अवेलेबल एज soon as the job is completed, output of job is available as soon as completed rather than only after all the job in the current cycle was finished। जैसे एक जॉब फिनिश हो गई आपको तुरंत ही उसका आउटपुट मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सारी जॉब्स कंप्लीट होगी, करंट साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग में। डिसएडवांटेजेस आर लार्ज टर्न अराउंड टाइम, इसका टर्न अराउंड टाइम लार्ज है। लार्ज CPU आइडल टाइम ऑन हैवीली IO बाउंड जॉब, जो हैवी है IO बाउंड जॉब्स उसके अंदर CPU आइडल टाइम ज़्यादा है। नाउ वी सी द मल्टी प्रोग्रामिंग। In multi-programming, one or more programs are loaded in main memory which are ready to execute। जो मेन मेमोरी है यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स लोड हुए हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। नाउ ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम इज़ एबल टू गेट द CPU फॉर एग्जीक्यूशन इट्स इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम है वो जाएगा CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए। देयर इज़ एट मोस्ट वन प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम, एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन होएगी, वाइल अदर प्रोग्राम्स ऑल अदर आर्स वेटिंग for that turn। Main idea of multi-programming is to maximize the use of CPU time। CPU टाइम का यूज़ मैक्सिमाइज़ करो, जितना हो सके इतना ज़्यादा CPU टाइम को यूज़ करो। Suppose the currently running process is performing an IO task, then the OS may interrupt the process and give the control to one of the other in main memory program that are ready to execute। अगर करेंटली रनिंग प्रोसेस जो है वो कोई IO टास्क कर रही है तो वो टाइम पे तो CPU की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इनपुट आउटपुट का कुछ काम कर रही है, तो वो टाइम पे OS वो प्रोसेस को इंटरप्ट करके CPU को दूसरी कोई प्रोसेस को अलोकेट कर सकती है कि CPU में दूसरी कोई प्रोसेस रन हो, CPU का टाइम मैक्सिमम यूज़ हो। नो CPU टाइम इज़ वेस्टेड बाय द सिस्टम वेटिंग फॉर द IO टास्क टू बी कंप्लीटेड। CPU को वेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस चल रही है, अभी CPU को एक प्रोसेस थी रन करने के लिए, अब वो प्रोसेस में वो IO टास्क बीच में आया तो IO टास्क कर रही है, वो टाइम पे CPU का टाइम वेस्ट हो रहा है। इन बिटवीन दूसरी कोई जॉब आ गई, दूसरी कोई जॉब अलोकेट की जा सकती है CPU को। गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू कीप द CPU बिजी एज लॉन्ग एज दे आर प्रोसेसेस रेडी टू एग्जीक्यूट। जितना ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो सके इतना CPU टाइम को यूज़ करो। द मेन गोल ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि जितना हो सके इतना ज़्यादा CPU टाइम को यूज़ करो। CPU को बिल्कुल भी आइडल स्टेट में, वेटिंग स्टेट में फ्री रहने ना दो CPU को। OS must be able to load multiple programs into separate areas
of the main memory and provide the required protection to avoid the chance of one processing being modified by another process. अब इसमें ये चांस हो सकता है कि सपोज़ एक जॉब चल रही है, उसका आयो टास्क आया तो आपने वो प्रोसेस को अभी साइड में रख कर दूसरी प्रोसेस को CPU दे दिया. अब इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस साथ में चल रही है तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस मॉडिफाई हो, लेकिन OS मस्ट एबल टू कंट्रोल दिस. OS को ये ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस मॉडिफाई ना हो. नाउ वी सी द मल्टी-प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस CPU आइडल टाइम. जैसे हमने आगे देखा कि CPU का जो आइडल टाइम है, फ्री रहने का टाइम है, वो कम हुआ. उसका CPU का यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा हो सके इतना कर सकते हैं हम. इट डिक्रीजेस टोटल रीड टाइम नीड टू एग्जीक्यूट अ जॉब एज द जॉब आर इन मेन मेमोरी. जॉब मेन मेमोरी में होती है, तो जॉब्स ऑलरेडी मेन मेमोरी में होती है, तो उसका जो रीड टाइम है वो डिक्रीज हुआ. जॉब्स डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आर एज follow. Long response time, the elapsed time to return back a result for a given job was often several hours. अब यहाँ पर हमने देखा कि एक जॉब को रन करने के लिए आपने CPU को दी. अब बीच में IO टास्क आया तो वो जॉब साइड में रही, वो IO टास्क कर रही है और CPU दूसरी जॉब के लिए अलोकेट हो गया. अब फर्स्ट वाली जॉब जो IO टास्क करती है उसको अब जब CPU अलोकेट होगा तब वो जॉब कंप्लीट होगी और उसका आउटपुट आपको मिलेगा. इट मीन्स लार्ज रिस्पॉन्स टाइम हो गया जॉब का. जॉब को कंप्लीट करने में कभी कभी सेवरल आवर्स भी लग जाते हैं. पुअर इंटरएक्टिविटी बिटवीन द प्रोग्रामर्स एंड हिज प्रोग्राम. प्रोग्रामर्स और उसके प्रोग्राम के बीच की इंटरएक्टिविटी इतनी नहीं है. नाउ वी सी द टाइम शेयरिंग. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them, but the switches occur so frequent. यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स हैं, उनके बीच में स्विचिंग होता है. डिफरेंट इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर 6 यूज़र्स है और वो 6 यूज़र्स की 6 जॉब्स है. वो सारी जॉब्स के बीच में स्विचिंग होकर वो CPU को अलोकेट की जाएगी. सो द यूज़र कैन रिसीव अ इमीडिएट रिस्पॉन्स. यहाँ पर एक जॉब कंप्लीट होने की वेट नहीं होगा, क्विकली स्विचेस होगी जॉब और यूज़र इमीडिएट रिस्पॉन्स ले सकता है. फॉर एग्जांपल, in a transaction processor execute each program in a sort of burst और quantum of compulsion. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का हम एग्जांपल ले तो प्रोसेसर एग्जीक्यूट ईच यूज़र प्रोग्राम इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम. प्रोसेसर यूज़र प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट टाइम में एग्जीक्यूट करता है. मीन्स एन यूज़र्स वर प्रेजेंट, ईच यूज़र कैन गेट टाइम क्वांटम. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 यूज़र है और 6 यूज़र की 6 जॉब है तो वो सभी को टाइम क्वांटम मिलेगा. When the user submit the command, the response time is in a few seconds at most. ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकेंड्स लगेगी यूज़र को रिस्पॉन्स लेने में. Computer system that were designed primarily as a batch system have been modified to time sharing system. पहले जो बैच सिस्टम में कंप्यूटर डिज़ाइन हुए थे वो अब मॉडिफाई होकर टाइम शेयरिंग सिस्टम में डिज़ाइन किए गए. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस CPU शेड्यूलिंग एंड प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड ईच यूज़र विथ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ टाइम. अब ये सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CPU शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करने की मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है सभी यूज़र को स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम देने के लिए. सभी यूज़र को टाइम देने के लिए CPU शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है. So the user can get the quick response. Now we see the advantage and disadvantage. Advantages are more than one user can execute their task simultaneously.
जैसे हमने देखा यहाँ पर कि 6 यूज़र्स की जॉब है, 6 जॉब्स है, तो वो सारे यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अवॉइड डुप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेशंस अवॉइड होता है यहाँ पर। CPU आइडल टाइम इज़ रिड्यूस्ड एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर भी CPU का आइडल टाइम कम है, CPU का फ्री रहने का टाइम कम होता है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जितने भी है सिस्टम के साथ, वो सारे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स अपनी जॉब के एग्जीक्यूशन को क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, सारे यूज़र्स को क्विकली रिस्पॉन्स मिल सकता है। Now, the disadvantages are question of securing the security and integrity of a user's data and a program। जैसा हमने इमेज में देखा प्रीवियस स्लाइड में कि 6 यूज़र्स है, 6 जॉब है, सारे यूज़र्स को फटाफट रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, वो सारे यूज़र्स की जॉब स्विचेस हो रही है इन अ फ्रिक्वेंट ऑफ सेकेंड्स। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का और इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र्स डेटा, यूज़र की जो डेटा इंटीग्रिटी है उसका क्वेश्चन आता है। Since multiple processes are managed simultaneously, so it requires adequate management of main memory। यहाँ पर 6 यूज़र्स की 6 जॉब को एक साथ टाइम दिया जाता है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है एक साथ। तो यहाँ पर कौन सी जॉब को कहाँ पर मेन मेमोरी में कैसे अलोकेट करना, कैसे मेन मेमोरी में उसको जगह अलोकेट करना, उसके लिए एडिक्वेट मैनेजमेंट चाहिए मेन मेमोरी का। प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा होता है। नाउ वी सी द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम is defined as a data processing system in which the time interval required to process and response to input is so small that it controls the environment। रियल टाइम सिस्टम जो है वो एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो, यूज़र, then application program, then real time operating system, then hardware। now we turn to reverse, hardware to real time operating system to application programs to user। real time system are used when they are rigid to time requirement on the operations of a processor or the flow of data। real time system वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर जो प्रोसेस ऑन टाइम होनी चाहिए, दे आर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट, जहाँ पर टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे डिवाइसेस में रियल टाइम सिस्टम यूज़ होती है कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोसेस हो जानी चाहिए। दे आर रिजिड टू टाइम रिक्वायरमेंट्स। यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइसेस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप रोबोट ले लो या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ले लो। ये जो कंट्रोल डिवाइसेस है वहाँ पर रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। अब यहाँ पर और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट होने चाहिए उसके अंदर, बिकॉज जो भी प्रोसेस होगी वो ऑन टाइम इन टाइम पीरियड में कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। सो फिक्स टाइम कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज सिस्टम विल फेल, या तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगी। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, फिक्स टाइम कंस्टेंट उस पर नहीं है, तो सिस्टम फेल हो जाएगी। यहाँ पर हम एग्जांपल देखें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर यूज़ होती है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में तो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, वैसी रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगी। देन मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज़ होती है। वेपन सिस्टम, robots, home appliances controllers and air traffic control system। Now we see the two types of real time operating system, hard real time operating system and soft real time operating system। Hard real time operating system
गारंटी द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गारंटी देती है कि भाई जो भी क्रिटिकल टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ऑल फीडिंग टास्क मस्ट बी बिगिन टू एग्जीक्यूट ऑन अ प्री डिफाइंड शेड्यूलिंग टाइम। जितने भी टास्क है वो प्री डिफाइंड शेड्यूलिंग टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं एंड द गिवन ऑल टास्क मस्ट बी डन विद इन अलोटेटेड टाइम पीरियड। जो भी टाइम पीरियड अलोट किया गया है वो टाइम पीरियड में वो टास्क कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम लाइक एंटी क्लॉक एंड एयरबैग्स, एयरलाइन कंट्रोल सिस्टम, ये एग्जांपल्स ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। मतलब वो गारंटी देता है कि कितना भी क्रिटिकल टास्क होगा, कितनी भी क्रिटिकल जॉब होगी वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगी। उसको प्रॉपर प्री डिफाइंड शेड्यूल करके उसको कंप्लीट ऑन टाइम कंप्लीट किया जाएगा। नाउ द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आर लेस रिस्ट्रिक्टिव। वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस वाली नहीं है जितनी हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर द टास्क एंड रिटेन्स द प्रायोरिटी अंटिल इट्स कंप्लीट। जो क्रिटिकल टास्क है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर द अदर टास्क। जो दूसरे टास्क है वो उसकी प्रायोरिटी बाद में आती है। जो भी पहले क्रिटिकल टास्क है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। For example, advanced scientific projects like undersea exploration and planetary rovers, etc. It means hard real time system जो है वो गारंटी देता है कि आपका जो पर्टिकुलर टास्क है वो ऑन टाइम प्रॉपरली फिनिश होगा। Now we see the advantage of and disadvantage of real time operating system. Better task scheduling as compared to manual processes and time deadliness achievement is guaranteed in most of cases. यहाँ पर बेटर टास्क शेड्यूलिंग है और टास्क को बेटर से शेड्यूल किया जाता है कंपेयर टू अदर मैनुअल प्रोसेसेस। और टाइम डेडलीनेस अचीवमेंट है, मतलब वो गारंटी देता है कि पर्टिकुलर टाइम में ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्सेलरेट द प्रोसेसेस बाय ऑटो मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज एज in the case of auto pilot airlines and railway ticket booking। जो भी ऑटो मैनेजिंग सिस्टम है वो सब में ये रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। एग्जांपल ऑटो पायलट एरोप्लेन्स है और रेलवे की टिकट बुकिंग की जो सिस्टम है वो। नाउ वी सी द डिसएडवांटेज इफ़ टाइम डेडलाइंस आर मिस्ड। अब यहाँ पर तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर तब होगा जब टाइम डेड हो गया, डेडलाइंस मिस हो गई, टाइम फिनिश हो गया और टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इन दैट केसेस इट मे रिजल्ट इन अ डिज़ास्टर सिचुएशन। इट मे क्रिएट अ डिज़ास्टर सिचुएशन। अगर टाइम डेडलाइंस मिस हो गई तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा। कॉम्प्लेक्स एंड नीड एडिशनल कर्नल मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर एडिशनल मेमोरी और रिसोर्सेज और कर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लेक्स मेमोरी रिसोर्सेज कर्नल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। मोर vulnerable to security breaches like virus and unauthorized access। यहाँ पर अब वायरस और unauthorized access से खतरा है जहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। Now we see the network processing। इन नेटवर्क प्रोसेसिंग यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ नेटवर्क से। सेवरल कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ईच ऑफ दिस नेटवर्क डिवाइसेस हैज़ देयर ओन लोकल यूज़र एंड एग्जीक्यूट देयर ओन लोकल सर्विसेज। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स है, टोटल 5 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, वो 5
कंप्यूटर्स के 5 यूज़र होंगे और वो 5 कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकल ओएस यूज़ कर रहे हैं. एडिशनल फीचर नीडेड बाय द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर. यहाँ पर अब ये यहाँ पर 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो ये सबको इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई कंट्रोलर चाहिए जो ये सबको कंट्रोल करे. दैट इज़ कॉल्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का काम आता है यहाँ पर. वो क्या है, NIC क्या है, लो लेवल सॉफ्टवेयर टू ड्राइव इट एंड सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट लॉगिन एंड रिमोट फाइल एक्सेस. अब जब भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में तो सबका रिमोट लॉगिन होता है, रिमोट आईडी और रिमोट पासवर्ड दिया जाता है. वो फाइल्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये सारा मैनेज करने का काम जो है वो NIC का है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का है, जो एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो ये सबको कंट्रोल करता है. Now we see the distributed processing. A distributed system contains a multiple nodes that are physically separate but linked together using the network. यहाँ पर डिफरेंट नोड्स है जो फिज़िकली सेपरेटेड है लेकिन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एक्सेस टू द शेयर्ड resources increase the computation speed, functionality, data availability and reliability. अब यहाँ पे नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर है तो वो सारे चारों PC जो है वो प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं. इससे कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ेगी, फंक्शनैलिटी बढ़ेगी, डेटा अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ेगी, डेटा वाइडली अवेलेबल होगा. ये कंप्यूटर्स के बीच रन्स ऑन अ मल्टी कंप्यूटर सिस्टम. जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होती है वो मल्टी कंप्यूटर सिस्टम में रन होती है. सेट ऑफ कंप्यूटर्स ईच हैविंग इट्स ओन मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड अदर IO मॉड्यूल्स. ईच ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स है तो सभी कंप्यूटर्स के पास अपनी मेमोरी होगी, स्टोरेज डिवाइस होगा, IO मॉड्यूल्स होगा. यूजफुल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टास्क बिटवीन दिस डिफरेंट कंप्यूटर्स. यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टास्क बिटवीन दिस डिफरेंट कंप्यूटर्स. यहाँ पर जो टास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स के बीच जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. Example of distributed operating system are Locus, Solaris, Mac OS etc. जो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है. Now we see the advantages and disadvantages of distributed processing. एडवांटेजेस में है विथ रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी यूज़र एट वन साइट मे बी एबल टू यूज़ द रिसोर्सेज अवेलेबल एट अनदर साइड. 4 कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो चारों कंप्यूटर्स एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. रिसोर्सेज चारों कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल होंगे. स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल. एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, स्पीडली डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. इफ़ वन साइड फेल्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइड्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल 4 PC कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो रेस्ट ऑफ द 3 PC जो है, बाकी के 3 PC है वो अपना काम करते रहेंगे. मीन्स सिस्टम फेल नहीं होगी. बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग में भी जो डिले होता था वो कम हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. डिसएडवांटेजेस आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम ड्यू टू शेयरिंग. अब यहाँ पर हमने देखा कि जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में वो सब एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, सब एक दूसरे के डेटा को यूज़ कर सकते हैं. नाउ हियर द सिक्योरिटी प्रॉब्लम अराइज होगा. सम मैसेजेस कैन बी लॉस्ट इन
द नेटवर्क सिस्टम। इट मे पॉसिबल कि एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करने में, मैसेजेस एक्सचेंज करने में वो मैसेजेस लॉस्ट हो जाए नेटवर्क सिस्टम में। बैंडविड्थ इज़ अनदर प्रोग्राम। इफ़ देयर इज़ अ लार्ज डेटा then all the network wire to be replaced with tend to become expensive। यहाँ पे बैंडविड्थ का एक अलग प्रॉब्लम खड़ा होता है कि अगर लार्ज डेटा है देन नेटवर्क वायर्स ज़्यादा चाहेंगे, ज़्यादा यूज़ होंगे नेटवर्क वायर्स टू बी रिप्लेस्ड विथ टेंड, और वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओवरलोडिंग इज़ अनदर प्रोग्राम इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरलोडिंग का एक प्रॉब्लम खड़ा होता है। इफ़ देयर इज़ अ डेटाबेस कनेक्टेड on a local system and many user accessing the database through the remote or distributed way, then performance become a slow। अब यहाँ पर आपने देखा कि नंबर ऑफ़ पीसी 4 पीसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में। अब वो एक ही डेटाबेस सबके साथ, सब लोकल सिस्टम चारों पीसी के साथ चारों पीसी जो है डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगा, because number of computers are using that database at a time। The database in a network operating system is difficult to administrate than a single user system। सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल यूज़र होगा, सिंगल यूज़र पीसी पर काम कर रहा होगा तो उसके डेटाबेस को मैनेज करना ईजी है। किससे ईजी है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम के डेटाबेस को मैनेज करने से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटाबेस जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ पीसी के साथ काम करता है। नंबर ऑफ़ पीसी वो डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। वो सिचुएशन में डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करना डिफ़िकल्ट है। नाउ वी चेक द प्रोग्रेस। Here are the some true false and some multiple choice questions। First is monitoring utilities were put to memory when required in a simple batch processing। Guess what will be the answer? Then the second is in which type of system the output of a program is sent to the disk and printed only when the job's completed। जब जॉब कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। अ सिस्टम दैट सपोर्ट द मल्टीपल प्रोसेसेस पर यूज़र इज कॉल्ड। मल्टीपल प्रोसेसेस है वो सपोर्ट करता है सिस्टम। गेस द आंसर्स। आई विल गिव द आंसर्स इन 2 minutes। Check your answers। First one is false, second is batch processing with spooling, and the third MCQ answer is multitasking system। Now we see the general categories of OS according to the use and utilities provided by the architecture। आर्किटेक्चर जो यूज़ और यूटिलिटी प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग OS की कुछ कैटेगरीज बनाई गई है। फर्स्ट इज़ डेस्कटॉप सिस्टम, देन सेकेंड इज़ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लस्टर्ड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, हैंड हेल्ड सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम program controls the machine itself and provides services to the user of the machine only। डेस्कटॉप सिस्टम में क्या होता है? प्रोग्राम कंट्रोल्स द मशीन इटसेल्फ। प्रोग्राम अपने आप मशीन को कंट्रोल करता है एंड प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र ऑफ द मशीन ओनली। वही मशीन के यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सिर्फ। ऑल्सो नोन एज लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र होगा, सिंगल सिस्टम होगी, सिस्टम एक ही यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करेगा। सिस्टम टेक्स द कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर एंड रन द एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक memory management, process management, data accesses, data handling etc। सिस्टम टेक कंट्रोल्स ऑफ हार्डवेयर। सिंगल सिस्टम होगी, वो जितने भी हार्डवेयर है वो सबको कंट्रोल करेगा और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा यूज़र को।
सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी सर्विसेज? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस एक्सेस एंड डेटा हैंडलिंग एक्सेट्रा। यूज़र ये सब सर्विसेज पीसी के थ्रू ले सकता है। सिस्टम ऑफ दिस कैटेगरी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है, एक ही यूज़र है, एक ही पीसी के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। Examples are Windows 10, Ubuntu 18.04, LTS, Mac OS etc. ये सब डेस्कटॉप सिस्टम के एग्जाम्पल है। Now we see the मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर जो है वो होंगे सिस्टम में। सिस्टम विथ 2 और मोर देन 2 प्रोसेसर इज़ नोन एज मल्टी प्रोसेसर। डेस्कटॉप सिस्टम में क्या था, एक ही यूज़र था, एक ही सिस्टम थी, एक यूज़र एक सिस्टम के साथ काम कर रहा था। मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे सिस्टम में। ऑल्सो नोन एज लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। सिस्टम शेयर्स अ कॉमन बस क्लॉक मेमोरी डिवाइसेस। सिस्टम ऑफ दिस कैटेगरी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शंस। यहाँ पर सिस्टम कॉमन बस, क्लॉक, मेमोरी डिवाइस ये सब को शेयर करती है सिस्टम। डिफरेंट प्रोसेसर्स कनेक्टेड है, तो वो सारे कनेक्टेड प्रोसेसर्स कॉमन बस, क्लॉक, मेमोरी एंड डिवाइसेस शेयर करते हैं डेटा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के साथ। MISD stand for multiple instruction stream and single data stream, and MIMD that stands for multiple instruction stream and multiple data stream. Computers are of this category. ये जो दो कंप्यूटर्स है MISD और MIMD, वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड क्लस्टर सिस्टम आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और क्लस्टर सिस्टम है वो भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का एक पार्ट है। Now, when data stream and instruction stream are increased, it effect the following parameters are arised. कौन से पैरामीटर्स? जब डेटा स्ट्रीम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इंक्रीज़ होती है तो ये पैरामीटर्स टाइमलाइन में आते हैं। थ्रूपुट, गेट मोर वर्क इन लेस टाइम, ज़्यादा काम ले सकते हैं कम टाइम के अंदर। व्हेन मोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स आर देयर, they can do the work simultaneously, so the performance is increased. ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा डेटा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स होगी तो वो सारे एक साथ काम कर सकते हैं, सो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। टाइम कम यूज़ होगा और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। इकोनॉमी स्केल, MISD MIMD आर्किटेक्चर कैन यूज़ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोसेसर्स। ये दोनों आर्किटेक्चर है वो क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं। डेट शेयरिंग अ एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो सारे क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स शेयर करते हैं, यूज़ करते हैं। दिस कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इन मैनी केस। ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए। डिफरेंट जो रिसोर्सेस है, डिफरेंट जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो नहीं होंगे। एक ही एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक स्केल के लिए लेस एक्सपेंसिव होगी। रिलायबिलिटी, फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर विल नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसिंग गोइंग ऑन इन द सिस्टम। एक प्रोसेसर का जो फेलियर है वो दूसरे प्रोसेसर को अफेक्ट नहीं करेगा। फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर विल नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसिंग गोइंग ऑन इन द सिस्टम। क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, तो उसमें से एक या दो कंप्यूटर्स वर्क नहीं कर रहे तो रेस्ट ऑफ द जो कंप्यूटर्स है उस पर अफेक्ट नहीं होगी, वो अपना काम एज इट इज़ करते रहेंगे। लोड ऑफ द फेल्ड प्रोसेसर कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग अदर प्रोसेसेस। जो भी फेल हो गए दो कंप्यूटर्स, उनका जो काम है वो बाकी रिमेनिंग जो कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। वर्क बीच में अटकेगा नहीं, सिस्टम फेल नहीं होगी।
Now we see the distributed system, collection of a physically separate heterogeneous and system that are networked to provide the service. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फिज़िकली सेपरेट कंप्यूटर्स होंगे, फिज़िकली सेपरेट सिस्टम्स होंगे दैट आर नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज, जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क से कनेक्टेड है. शेयरेबल डिवाइसेस इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. जो भी डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं उसकी वजह से कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ेगी, डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे के डेटा को सिस्टम यूज़ कर सकेंगे, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशनल बढ़ेगा, कम टाइम में आप टास्क कंप्लीट कर सकोगे और जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकोगे. नाउ वी सी द क्लस्टर्ड सिस्टम यूज्ड टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज. When one of the node in the cluster is failed, then the other nodes take charge of that node and start execution from where it is failed. यहाँ पर क्लस्टर सिस्टम में भी डिफरेंट क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. वन ऑफ द नोड, एक नोड अगर क्लस्टर में फेल हो गया तो रेस्ट ऑफ द जो नोड है, बाकी के जो नोड है वो फेलियर नोड का टास्क ले लेंगे और जहाँ से फेल हुआ वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. नाउ वी सी द टू टाइप्स ऑफ क्लस्टर सिस्टम, असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल क्लस्टर सिस्टम में वन नोड इज स्टैंड मोड, सो इट कैन टेक द कंट्रोल ऑफ द फेल्ड नोड. यहाँ पे एक नोड जो होगा वो स्टैंड मोड में होगा कि जब भी कोई नोड फेल होता है तो उसका टास्क वो ले लेगा और कंप्लीट करेगा. यहाँ पे सिमेट्रिकल सिस्टम में क्या होगा, ऑल नोड्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली एंड मॉनिटर ईच अदर. सारे नोड्स साइमल्टेनियसली चलेंगे और एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे. कोई पर्टिकुलर एक नोड स्टैंड बाय नहीं होगा, एक नोड अलग से नहीं होगा, अलोकेट नहीं होगा कि भाई ये जब भी कोई नोड सिस्टम में फेल होता है तो उसका टास्क ये करेगा. ऐसा सिमेट्रिकल में नहीं है. सारे नोड साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं और सारे नोड एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं. जब भी कोई नोड फेल होगा देन दे विल टेक टास्क ऑफ दैट फेलियर नोड. इन रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, स्पेशल सिस्टम दैट वर्क ऑन अ स्पेशल रिक्वायरमेंट. जहाँ पर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर रियल टाइम सिस्टम यूज़ होती है. यूनिक फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू कंप्लीट द टास्क इज़ गिवन डेडलाइन एंड इंस्टेंट सर्विसेज. जहाँ पर इंस्टेंट सर्विसेज चाहिए वहाँ पर रियल टाइम सिस्टम यूज़ होती है. जहाँ पर डेडलाइन पे काम होता है, जैसे ये पर्टिकुलर टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ पर रियल टाइम सिस्टम यूज़ होती है. If task is not finished or handled in the given time frame then it can causes a disaster. अगर टास्क टाइम पीरियड में फिनिश नहीं हुआ then it will cause a disaster. वो it will cost a disaster, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मेजर इशू इन द रियल टाइम सिस्टम इज़ टू डेवलप अ रूटीन फॉर प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस. यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू कब क्रिएट होता है रियल टाइम सिस्टम में कि प्रॉपर शेड्यूल करना, प्रोसेस को प्रॉपरली प्रोसेसेस शेड्यूल होना चाहिए. उनका जो रूटीन है प्रोसेसेस का वो प्रॉपरली शेड्यूल होना चाहिए. तभी आप डेडलाइन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टास्क कंप्लीट कर सकोगे, इंस्टेंट सर्विस दे सकोगे. अदरवाइज़ अगर टाइम पीरियड में टास्क कंप्लीट नहीं हुआ then the system will create a disaster. Now we see the handheld system includes PDA, personal digital assistant like tablet, cellular telephones, etc. Here these are the example of handheld device. Main issue of this system is to manage data and application in limited amount of resources. ये सबके पास जो resources है वो लिमिटेड अमाउंट में है
ज़्यादा रिसोर्सेस इनके पास अवेलेबल नहीं है, वो डेटा और एप्लीकेशन को दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस में ही मैनेज करते हैं। साइज़ ऑफ डिवाइस इज़ स्मॉल, आप देख सकते हो PDA, लैपटॉप, टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, ये सब की साइज़ जो है वो स्मॉल होती है। प्रोसेसर रेट इज़ ऑल्सो स्लो, प्रोसेसर रेट जो होता है वो भी स्लो होता है। एंड अमाउंट ऑफ द मेमोरी इज़ स्मॉल टू मैनेजिंग द डेटा, जो अमाउंट ऑफ मेमोरी जो अवेलेबल है वो भी स्मॉल होती है। आप देख सकते हो टैबलेट्स आप लोगे तो टैबलेट्स की जो मेमोरी होगी वो 8 GB, 16 GB, हार्ड टू हार्ड 128 GB, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट में इतना देखा। स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी, दैन इवोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन होता गया स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में हमने देखा कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।